नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कैंडिडेट आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। दोस्तों, जिससे आज आप सभी को पता है कि आर एस सर ने आज जो 12th की फिजिक्स है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया है, उसका नाम है आवेश। कैंडिडेट आज आर एस सर के द्वारा कुछ कॉन्सेप्ट जो उन्होंने पढ़ाया नहीं है, बट हमको ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेके हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो आर एस सर आपको पूरी जो एनसीईआरटी का सार है वो आपको पढ़ाते हैं, बट उनकी वीडियो को देखकर हमें ऐसा लगा कि यस, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि हमने एग्जाम दिया है और हमने एग्जाम निकाला भी। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने बहुत सारे डिफेंस के एग्जाम निकाले, आप सभी को पता भी है। ठीक है, तो दोस्तों उसी कॉन्सेप्ट जो एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके मतलब कि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन कॉन्सेप्ट को हम अभी आपको पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप एक बार अगर और दोस्तों एक बात आपको बता दो भाई, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहले तो चलो आपको ये बता दो कि इस चैप्टर के अंदर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। इस चैप्टर के अंदर दो प्रकार की क्वेश्चन बन सकते हैं। एक है थ्योरी, एक क्वेश्चन अपना थ्योरी का क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन है एक अपना थ्योरी का, जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसका बनेगा न्यूमेरिकल का। और जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल का मेरा भाई, वो केवल कूलाम के नियम से बनेगा। ठीक है, मतलब जो थ्योरी का क्वेश्चन है वो कैसा बनेगा, इसके अंदर आपसे ऐसा पूछ सकता है कि जो के होता है अपना, उसका मतलब कि क्या, मतलब इसका मतलब कि मतलब उसकी मतलब कि क्या कुछ होता है के का। उसके बाद आपको अपसाइलन नोड की मतलब कि के और अपसाइलन नोड पर आपको के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि कूलाम के नियम के अंदर आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो कूलाम के नियम के अंदर आपके ऐसे आ सकते हैं, मानो कि दो चार्ज है, ठीक है, और इसके बीच की दूरी को इन्होंने 2 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया है, उस हिसाब से। दूसरा एक क्वेश्चन इसके अंदर एक ऐसा बनता है जो इस चैप्टर के एंडिंग पार्ट है, जो इस चैप्टर का एंडिंग पार्ट है, जिसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे इसके अंदर, हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्वेश्चन बनेगा कि उसकी जो मतलब जो आपको पता आगे हम आपको पढ़ाएंगे, बट थोड़ा सा बता रहा हूँ। उसके अंदर पीई होता है, मतलब जो पीई होता है वह कब अधिकतम हुआ, कब अपना न्यूनतम हुआ। तो इस चैप्टर से केवल 3 ही क्वेश्चन अपने बनते हैं। तो बट आर एस सर ने आज आपको फर्स्ट जो पार्ट है वो आपको पढ़ाया था, बट उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मतलब कि पढ़ाया नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाएं। और साथ साथ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वो लेके आए, जो एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एयरफोर्स नेवी एनडीए आईसीजी के वो क्वेश्चन है। तो आपको इस वीडियो देखना है, और अगर आप नए हो तो भाई लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब को करना है, ताकि अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो उससे बेहतर कंटेंट हम आपको देंगे। और दूसरी बात बताऊं भाई, ये चैप्टर इससे एयरफोर्स का डेफिनेटली एक क्वेश्चन आना है, तो एक क्वेश्चन आना ही है। और ये चैप्टर बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है कि चैप्टर हार्ड है। कुछ एक जो चैप्टर होते हैं वह हार्ड होते हैं, बट ये ऐसा चैप्टर है जो बहुत ईजी है, और ये चैप्टर आपको आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर है, और भाई ये चैप्टर बहुत ईजी है। अगर ये चैप्टर आपको ना आता हो तो ऐसा मानेगा कि आप 12th की फिजिक्स कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ये चैप्टर आएगा तो इसी पर बेस्ड आगे 3-4 चैप्टर, और इसी पर बेस्ड आगे आपका मतलब जो 8 का चैप्टर है, 7 का चैप्टर है, वो इसी पर बेस्ड है। तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब अपना कॉन्सेप्ट है वो उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली आज आर एस सर ने आपको पढ़ाया था कि आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि आवेश के क्वांटीकरण तक आपने आर एस सर ने आपको पढ़ाया था। उसमें अपना क्यू बराबर एन ई तक उन्होंने ये पढ़ाया था, यानी क्यू बराबर एन ई वाला फॉर्मूला वो बता चुके थे। मतलब क्यू बराबर एन ई वाला फॉर्मूला वो आपको बताने वाले थे कि उनकी क्लास ऑफ हो गई, तो मतलब क्यू बराबर एन ई वाला मतलब कि फॉर्मूला था वो आपको पढ़ा चुके हैं। बट स्टूडेंट, इसके अंदर एक अपना कॉन्सेप्ट है कि पेराविद्युतांक। दोस्तों, पेराविद्युत पदार्थ से एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन आता है मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जो पेराविद्युत पदार्थ जो कैसे हम वो दिखाते हैं, तो पेराविद्युत पदार्थ ऐसे आ सकता है। पहला क्वेश्चन तो इसका ऐसा आएगा कि इसके अंदर बल, मतलब कि जो है मतलब कि हवा के अंदर बल एफ नॉट है, और जो मतलब के पेराविद्युत पदार्थ है उसके अंदर बल एफ एम है, तो इसका अनुपात आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन तो आपका 100% बनता है। उसके साथ साथ अगर एयरफोर्स डीप क्वेश्चन पूछे, तो ये क्वेश्चन आपके साथ आपके लिए आ सकता है, जो जिसके कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखो क्या क्वेश्चन है कि पेराविद्युत पदार्थ की क्या परिभाषा होती है। और दूसरी बात भाई, ये एग्जांपल लिखे हुए हैं ना, मतलब कि हवा अब्रक है, कुचालक तेल है, पुरीत मतलब कि पेज है। तो ये भाई आपको याद करें, क्योंकि एज इट इज है ना, एज इट इज इन एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनेगा। तो देखो कि पेराविद्युत पदार्थ क्या होता है। देखो आपके 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक तो अपना होता है चालक, कुचालक और अर्धचालक। ये तो तीनों तो होते ही होते हैं, बट एक अपना होता है पेराविद्युत पदार्थ। अब ये पेराविद्युत पदार्थ क्या होता है मेरे भाई? देखो, पेराविद्युत पदार्थ वो कुचालक पदार्थ होते हैं भाई। मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनो कि पेराविद्युत पदार्थ वो कुचालक पदार्थ होते हैं, जो होते कुचालक ही है, नॉर्मल कंडीशन के जो कुचालक होते हैं। बट उन्हें अगर हम उठाकर एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम उन्हें रख देते हैं, तो वह एक प्रकार के पेराविद्युत पदार्थ की भांति, एक प्रकार मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि वो एक प्रकार से मतलब कि चालक पदार्थ की भांति वो
वो कहते व्यवहार करते हैं, बट उनका जो व्यवहार होता है वो पूर्णतः चालक पदार्थ ना होकर अल्प चालक, मतलब कि बहुत ही कम चालकता की उनके अंदर वो गुण होते हैं। कहने मतलब इतना है कि कुचालक पदार्थ को अगर उठाकर अगर हाई मतलब कि अगर ऊंच विद्युत उसके अंदर अगर हम वो करते पुट कर देते हैं तो वो पदार्थ चालक पदार्थ की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, बट उनके अंदर गुण बहुत ही कम होता है। इसी एग्जाम्पल देखो, इसी एग्जाम्पल अपना हवा। हवा एक प्रकार का पेराविद्युत पदार्थ हो सकता है, ये होता भी है, बट इसके अंदर इसका के का मान 1 हो जाता है मेरे भाई। हवा एक चलो मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये कुचालक पदार्थ ना होता तो के का मान 1 क्यों आता है, मेरे को ये बताओ। फिर तो के का मान अपना आना चाहिए 0 आना चाहिए, बट के का मान 1 इसलिए होता है क्यों, क्योंकि हवा एक पेराविद्युत पदार्थ होती है मेरे भाई। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि हवा निम्न में से क्या है, चालक, कुचालक, पेराविद्युत या फिर अर्धचालक। तो आप में से बाकी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको ये याद रखना है कि हवा एक प्रकार की पेराविद्युत पदार्थ होती है मेरे भाई, इसलिए यहां पर के बराबर 1 होता है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट अपना है, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने अब्रक है, कुचालक तेल और अपना कागज है। तो ये अपना अच्छा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया है। इसके अंदर आपको हवा वाला याद रखना है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, मेरे को ऐसा लगता है इससे क्वेश्चन आएगा। आगे देखो अगला अपना, हाँ अगला अपना कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अगला अपना कॉन्सेप्ट है कि आर एस सर ने आपको कूलाम की मात्रक बताए थे, और आर एस ने आपको क्या बताया था कि कूलाम के जो मात्रक होते हैं वो उन्होंने एक मतलब ये कूलाम की मात्रक बताए थे कि एक कूलम होता है, स्टेट कूलम होता है, और अपना कूलम होता है, और सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। बट वो ये बताना भूल गए थे कि कूलाम का मतलब शायद उन्होंने बताया हुआ, बट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि कूलाम का सबसे छोटा मात्रक होता है एब कूलम। लिखो सभी, एब कूलम या अपना होता है फ्रैंकलिन। ठीक है, एब कूलम या होता है फ्रैंकलिन। अब आपसे एग्जाम के अंदर ये क्या मतलब कि आ सकता है कि एब कूलम क्या होता है, तो आपसे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि एक एब कूलम बराबर 1/10 कूलम, यानी कि एक एब कूलम होता है वह एक कूलम का 1/10 मतलब पार्ट होता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये बन सकता है कि सब कूलम कि जो आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, कि सर आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है एब कूलम और फ्रैंकलिन, और दूसरा इसका होता है ईएसयू यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये तीनों आपको याद रखना मेरे भाई, याद रखने ही पड़ेंगे मेरे दोस्त, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा, सर आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछूं तो भाई एक आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है अपना कौन सा, अपना होता है फेराडे यानी फेराडे होता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आपसे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि आवेश मतलब कि एक ईएमयू यानी एक ईएमयू बराबर कितना होता है, सर एक ईएमयू बराबर होता है एक 3×10⁹ कूलम। ठीक है, 3×10⁹ कूलम, ये मतलब इसका आंसर होता है। ठीक है, दूसरा आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक ईएमयू बटा एक ईएसयू का क्या अनुपात कितना होता है। भाई ये क्वेश्चन आएंगे, और ये आए हुए क्वेश्चन है भाई, मैं को पागल नहीं होगी, मैं आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट है भाई, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन तभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखो एक ईएमयू कितना होता है, सर एक ईएमयू अपना होता है 3×10⁹ कूलम, और एक ईएसयू कितना होता है, सर एक ईएसयू होता है 1/10 कूलम। तो ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये होगा 3×10⁻10 कूलम। ठीक है, अपॉन 1, यानी कि इसका आप देखो जो एक फेराडे होता है, एक फेराडे उसके अंदर कितना कूलम होता है, सर उसके अंदर अपना होता है 95,000 कूलम। अब मेरे को ये बात भाई मेरे को एक बात बताओ स्टूडेंट कि यार सभी ने आपको एक बात पढ़ाया कि जो ये होता है ना फेराडे, ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। बट यार मेरे को एक आपसे ये मतलब कि ये क्वेश्चन पूछना है कि सर अगर एक फेराडे बराबर इतना होता है तो सर फिर ये देखो एक फेराडे बराबर होता है अपना 96,000 कूलम, ये होता है, सबको पता है। बट सर अगर ये इतना तो फिर एक ईएमयू बराबर इतना, तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि एक मतलब आवेश का सबसे बड़ा मात्रक ये फेराडे ना होकर एक ईएमयू होता है मेरे भाई। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये आपके सामने लिखा हुआ सब कुछ भाई। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आपको क्या पढ़ाते हैं कि सर सबसे बड़ा मात्रक अपना होता है फेराडे, बट मेरे स्टूडेंट यहाँ सबसे बड़ा मात्रक ये फेराडे ना होकर ईएमयू होता है। ईएमयू बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है, और इसका मान होता है 3×10⁹ कूलम, और यहाँ पर होता है केवल 96,000 कूलम। ठीक है, तो भाई आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, तो मेरे को ये बताओ कि क्या सबसे बड़ा मात्रक ये होगा या फिर एक ईएमयू होगा। तो आपका आंसर होगा सर एक ईएमयू होगा। तो इस क्वेश्चन को अपना करेक्ट कर लो कि अब इसका सबसे बड़ा मात्रक फेराडे ना होकर ईएमयू होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे मैं देखता हूँ। ओके।
आवेश का सबसे बड़ा मात्रक इतना होता है, ठीक है, 1 फैराडे बराबर इतना होता है, और 1 माइक्रो कूलम आपके सामने है, ठीक है। ओके, ठीक, आगे देखो। ओके, अब देखो स्टूडेंट, आपके सामने देखो क्या अभी सामने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। क्या है आपके सामने कॉन्सेप्ट? देखो आपके सामने क्या, आपके सामने कॉन्सेप्ट है कि अब देखो ये चीज़ सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका आवेश कितना होता है। सर इलेक्ट्रॉन का आवेश अपना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये इसका आवेश होता है। दूसरा मतलब प्रोटॉन का आवेश समान होता है, बट मेरे भाई यहाँ पर नेगेटिव होता है, बट प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये बताऊं कि स्टूडेंट, एक वस्तु पर या फिर मैं बताऊं कि इस पूरी जो अर्थ के ऊपर न्यूनतम आवेश कितना होता है मेरे भाई, पूरी अर्थ के ऊपर न्यूनतम आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और सर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है मेरे भाई? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, ध्यान रखना मेरे भाई, माइनस आएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा मेरे भाई, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि फोटोन पर भी आवेश अपना होता है, शून्य होता है, और एक अपना होता है न्यूट्रॉन की, जो उसके ऊपर भी अपना आवेश होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो ये सब बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात भाई, इससे क्या अपना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकता है, इससे केवल ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकता है कि पृथ्वी के ऊपर सबसे न्यूनतम आवेश कितना है भाई? पृथ्वी के ऊपर सबसे न्यूनतम आवेश 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इससे न्यूनतम आवेश नहीं हो सकता। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पृथ्वी के ऊपर सबसे न्यूनतम आवेश की मात्रा होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और भाई इतनी देर हमने आपको कंसेप्ट बताए थे, और ये वो कंसेप्ट थे जो आर एस सर आपको पढ़ा नहीं पाए थे, और यह भी हो सकता है कि वो आपको कल पढ़ा दे। और देखो स्टूडेंट, मेन बात यह है कि हमें कंसेप्ट सीखना और हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे हमारा सिलेक्शन आर एस सर से हो, चाहे हमारा सिलेक्शन से कहीं से भी हो। आपको मतलब होना चाहिए कि सर हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, बाकी हमारा सिलेक्शन से कहीं से हो। तो पहला क्वेश्चन देखो कि एक साबुन की बुलबुले को ऋणात्मक आवेश दिया जाता है तो उसकी रेडियस में कितना मतलब इंक्रीमेंट होगा? अब मेरे को ये बताओ। देखो ये आपका ए ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है, आपका डी ऑप्शन, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि सर ऋणात्मक आवेश है, आपने ये चीज पढ़ी है कि अगर किसी वस्तु को नेगेटिव आवेश दिया जाएगा, तो उसके द्रव्यमान में इंक्रीमेंट होगा, क्यों? क्योंकि जब हम उसे इलेक्ट्रॉन देंगे, जब हम उसे नेगेटिव चार्ज देंगे, नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि हम उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो जब हम उसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन अपने साथ 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम अपने साथ मास लेके जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि अगर उस वस्तु ने कुछ इलेक्ट्रॉन अगर उसने ग्रहण किए तो उसके मास में इंक्रीमेंट होगा। क्यों इंक्रीमेंट होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ साथ आवेश तो लेके जाता ही जाता है, बट अपने साथ कुछ अपना मास भी लेके जाता है, तो इतना उसके मास में वृद्धि। अब मेरे को ये बताओ कि सर मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये मार्कर है और अगर मैंने इस मार्कर को कुछ मास मतलब मैंने इस मार्कर को कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए, कुछ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि मैंने इसमें कुछ मैंने इसे वो इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। तो मैंने इसे इलेक्ट्रॉन वो दे दिए, ठीक है, ओके। तो उसके बाद है कि सर आपने कुछ इलेक्ट्रॉन वो दे दिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसकी द्रव्यमान में इंक्रीमेंट होगा। अब मानो कि मैंने इसे इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। अब देखो पहले ये इतना था, अब इतना हो गया। अब इसकी मेरे को ये बताओ सर इसकी रेडियस, इसका मास भी इंक्रीमेंट होगा, साथ साथ उसके रेडियस में भी इंक्रीमेंट होगा। इसके रेडियस में इंक्रीमेंट क्यों होगा? क्योंकि उसके मास में इंक्रीमेंट हुआ। और ये मेरे को बताओ कि पहले मैं इतना पतला था, और फिर मैंने कुछ मतलब कि वो खाना खा लिया बहुत सारा मैंने खाना खा लिया, तो फिर मेरा मास इतना हो जाएगा। और अगर मेरा मास इतना हो गया तो मेरी रेडियस में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। अभी आपको ये बात याद रखनी है कि अगर किसी वस्तु के मास में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसकी रेडियस में भी इंक्रीमेंट होगा। बस ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और ये बात न केवल इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, बट ये साथ साथ आपके जितने भी क्वेश्चन है उन सभी के लिए एप्लीकेबल हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। तो इसमें अपना कौन सा सर? इसमें अपना ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कि उसकी रेडियस बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसके मास में इंक्रीमेंट होगा। अगर उसके मास में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसकी रेडियस भी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो अभी, हाँ बड़ा सा क्वेश्चन अगला भी देखो, बड़ा सा क्वेश्चन है। देखो क्या है? अन्य चालकों की अनुपस्थिति में एक चालक पर आवेश पृष्ठ
घनत्व कितना भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, इस क्वेश्चन से भागो मत भाई, इन क्वेश्चन का सामना करो। और ये क्वेश्चन एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो चलो अब करते हैं क्वेश्चन। अब देखो, किसी वस्तु के मतलब किसी अन्य चालकों की अनुपस्थिति में एक चालक का आवेश पृष्ठ घनत्व है, यानी जो सिग्मा है उसका मान कितना बताया सर? आरएस ने पढ़ाया था कि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। बस इतना हमको पता है कि सर हमें इतना पता है कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है उसका मान चार्ज प्रति एरिया होता है, चार्ज अपॉन एरिया होता है। अब अपने ऑप्शन के पास जाओ। क्या पहला ऑप्शन है कि चालक पर आवेश की मात्रा, यस सर आवेश की मात्रा तथा चालक की पृष्ठीय क्षेत्रफल ए के समानुपाती होता है कि नहीं सर? ये आवेश का समानुपाती होता है बट एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है कि सर चालक पर आवेश की मात्रा के समानुपाती, यस, और चालक के एरिया के अपने व्युत्क्रमानुपाती होता है, यस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो अभी भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई, ऐसे क्वेश्चन से भागो मत यार, फॉर्मूले पता करो, इन क्वेश्चन का सामना करो। अगर भाई हकीकत बता रहा हूं कि अगर आप इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपके अपने आप आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, यस आई कैन डू इट। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी पिंड को ऋणात्मक आवेशित किया जा सकता है। भाई देखो एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ लिखा हुआ है, टैग भी लिखा हुआ कि एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो किसी पिंड को ऋणात्मक आवेशित हम कब कर सकते हैं? तो पिंड को ऋणात्मक आवेशित तभी किया जाता है केवल और केवल इलेक्ट्रॉन देकर, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन देकर ही उसे ऋणात्मक आवेशित किया जाता है। बाकी कोई भी विधि नहीं है कि हम उसे ऋणात्मक आवेशित कर दे। अब सर दूसरी बात है कि सर इलेक्ट्रॉन, दूसरी बात भाई आपको एक चीज और बता रहा हूं, एडिशनल चीज है क्या है कि सर इलेक्ट्रॉन का मतलब सर चार्ज का स्थानांतरण, सर चार्ज का स्थानांतरण केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से नहीं होता मेरे भाई। आपके एग्जाम के अंदर ये क्या वो क्वेश्चन आ सकता है? आपके एग्जाम के अंदर ये आ सकता है क्वेश्चन कि चार्ज का स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ए और बी दोनों। तो भाई आपको यह बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज का स्थानांतरण केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, चार्ज प्रोटॉन की वजह से नहीं होता। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है, पहले बता चुका भाई कि वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन से कम आवेश नहीं होता। इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके अंदर सही, कि किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन से कम आवेश हो ही नहीं सकता। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितने बराबर होता है? सर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। और अगला क्वेश्चन इसका भी वो है बापू लेवल। ठीक है, देखो विद्युत चुंबकीय पहला अपना फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, दूसरा अपना है वांडरवॉल। ठीक है, दूसरा अपना है वांडरवॉल। तीसरा अपना स्थिर विद्युत बल, यानी कि हाँ स्थिर विद्युत बल। और चौथा अपना नाभिकीय बल। ठीक है, इनमें से कौन से दो बल है जो न्यूट्रॉन्स के बीच में लगते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो न्यूट्रॉन। अब मेरे को ये बताओ कि सर जो ये होता है न्यूट्रॉन, इस पर आवेश कितना होता है? सर इस पर आवेश 0 होता है, क्यू बराबर 0। बस ये इसका जहर कॉन्सेप्ट था। अगर आपको ये पता है कि आपको अगर ये पता है कि अगर न्यूट्रॉन पर आवेश अगर 0 होता है तो आपको दो बात पता होनी चाहिए मेरे भाई, कि जो गुरुत्वीय बल है और जो नाभिकीय बल है, ये दोनों आवेश पर डिपेंड नहीं करते। चाहे कितना भी आवेश के हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, गुरुत्वीय बल हमेशा लगता है। और साथ साथ जो नाभिकीय बल होता है मेरे भाई, नाभिकीय बल जो एक नाभि के अंदर लगता है, वह बल मेरे भाई, वह बल आवेश पर डिपेंड नहीं करता है। वह केवल और केवल वह किसी पर भी डिपेंड वो नहीं करता है। गुरुत्वीय बल है और जो नाभिकीय बल है वो पिंड के आवेश के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब यह है कि जो न्यूट्रॉन है मेरे भाई, जो न्यूट्रॉन है, इसके ऊपर गुरुत्वीय बल भी हमारा अप्लाई हो सकता है। दूसरी बात, इसके ऊपर नाभिकीय बल भी अप्लाई हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सर आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा दोबारा, कि सर इसमें गुरुत्वीय बल भी लग सकते हैं और नाभिकीय बल भी लग सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, और आ सकते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नहीं आ सकते हैं मेरे भाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हाँ देखो अगला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक धातु के ठोस पृथक्कृत गोले पर प्लस क्यों आवेश दिया गया है? तो गोलाकार मतलब कि जो गोले पर आवेश वितरण किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, और ऐसे सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। समझो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस समझो मेरे भाई। चाहे आप किसी भी टॉपर से जाकर पूछते, या जो ऐसे तैयारी करता है किसी भी एग्जाम की, चाहे वो तैयारी करता हो मेरे भाई, उससे जाकर पूछे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कितनी अहमियत होती है मेरे भाई। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं तो ये मानो कि आपका 90% आपका सिलेबस कंप्लीट है, अगर आप इन क्वेश्चन को लगा पा रहे हो। अदरवाइज भाई आपको बहुत कमी है। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक धातु के ठोस, यही क्वेश्चन की जान है। एक धातु है मेरे भाई, धातु है और ठोस है, और एक धातु और ठोस
पर एक धातु और ठोस को क्यों इसको प्लस, चलो मानो कि ये मेरे पास एक गोला है, इसको मैंने प्लस क्यों आवेश दिया, तो ये आवेश इसके ऊपर कैसे कैसे इसके ऊपर ये वो होगा, वितरित होगा, इसके आयतन में जाएगा, इसके ऊपर इसके जो इसका ऊपर का जो भाग है पृष्ठ है इसके ऊपर ये वितरित होगा। तो इसका पीछे आपको कॉन्सेप्ट बता दें, अब समझो। अब स्टूडेंट मेरे को ये बात बताओ कि सर जो धातु होती है धातु, सर जो धातु होते हैं धातु, सर धातु के अंदर आवेश नहीं होता है, धातु के अंदर आवेश 0 होता है, और जो जितना भी आवेश होता है वो उसकी बाहर की जो एरिया होता है उसी के ऊपर होता है। मानो अगर मेरे पास अगर ये एक मेटल है, तो जो ये एक मेटल है तो इसके जो ये बाहर वाला जो ये पृष्ठ है, यानी जो बाहर वाला पृष्ठ है आगे वालों से पीछे वालों, तो इसी के ऊपर आवेश होगा। इसके अंदर अगर मैं आपको इसके अंदर दिखाऊं खोलकर, तो इसके अंदर अगर मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूं अगर खोलकर, तो देखो इसके अंदर जो जस्ट वेट कैंडिडेट, शायद ये ओपन नहीं होगा यार, हाँ हो गया। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर जो इसके अंदर जो ये आवेश, इसके अंदर आवेश इसकी मात्रा होगी 0। क्यों 0 होगी मेरे भाई? क्योंकि ये एक धातु है, ये एक धातु है। दूसरी बात, अगर इस जो ये धातु इस जगह अपना होता है अधातु, तो अधातु के अंदर भी आवेश होता है। अगर मानो अगर ये एक अधातु होती तो इसके बाहर जो आवेश होता साथ साथ इसके अंदर भी आवेश होता। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बड़ा अच्छा दूसरा देखो, दूसरा है, चलो आप जाते हैं अपने क्वेश्चन के पास। आपके पास एक है धातु ठोस है, मतलब धातु ठोस है, तो इसका मतलब इसका जो पृष्ठ जो ये आवेश का वितरण है, ये उसकी बाहर का जो एरिया होगा, जो बाहर का जो एरिया होगा उसी के ऊपर होगा। कहने मतलब आपको ऑप्शन नंबर ये है कि एक समान है, हाँ होता है, होगा एक समान किंतु इसके बाहरी एरिया पर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि एक समान होगा परंतु इसके बाहर का जो एरिया होगा उसी के ऊपर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा क्वेश्चन देखो ये भी, हाँ, एक समान रेडियस के दो धातु के 2 गोले परंतु एक ठोस है और एक खोखला है, ठीक है, तो क्या हो सकता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आपको ये बताना है कि उन पर जो आवेश किस प्रकार से वितरित होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट है, वही सेम कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया। देखो एक अपने पास ठोस है बट है दोनों धातु है, ठीक है, धातु। एक अपना ठोस है, ठीक है, और दूसरा अपना है खोखला, ठीक है। देखो एक अपना ठोस मतलब एक अपना है सॉलिड स्फीयर, एक अपना है होलो स्फीयर, ठीक है। ये अपना है सॉलिड स्फीयर और ये अपना है होलो स्फीयर, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, होलो स्फीयर है लेकिन है दोनों ये धातु के। भाई ये आपको बात कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो कि जो एक दो धातु का जो ठोस होता है, ठोस गोला होता है, वह एक खोखले गोले की भांति ही व्यवहार करता है। लिखो अपनी कॉपी के अंदर नोट बनाकर कि सर जो धातु का जो ठोस गोला होता है, वह खोखले गोले की भांति ही व्यवहार करता है। अब आगे जाकर चैप्टर के अंदर आगे जाकर वो पढ़ोगे कि जो ठोस गोला है उसके द्वारा विद्युत विभव और जो खोखला गोला होता है उसके द्वारा वो विद्युत विभव दोनों बराबर होते हैं। ये बराबर इसलिए होते हैं मेरे भाई, क्यों? क्योंकि इस जो ठोस गोला होता है वो खोखले गोले की भांति ही व्यवहार करता है, समान व्यवहार करता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सर ऑप्शन नंबर ये है कि सी, मतलब कि जो ठोस गोला और जो खोखला गोला इस पर समान होगा परंतु अधिकतम आवेश दिया सकता है। अधिकतम इसलिए है क्योंकि देखो क्योंकि ये एक धातु है और जो धातु की जो मतलब कि जो ये धातु है, धातु का मतलब क्या होता है कि जो ये होती है इसकी ऐसी वो प्रकृति होती है कि अधिक से अधिक आवेश को ग्रहण करे। क्यों करें? क्योंकि ये चालक होती है, धातु होती है वो चालक होती है मेरे भाई, चालक होती है, ठीक है। दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, क्या है कि सर जो धातु होता है, जो देखो जो धातु का जो ठोस गोला होता है वह खोखले गोले की भांति व्यवहार करता है। दूसरी बात, जो धातु होती है वो धातु अधिकतम आवेश को ग्रहण इसलिए करती है क्योंकि ये चालक प्रकृति की होती है, और जो चालक प्रकृति का कोई पदार्थ है, चाहे वो धातु चाहे कुछ भी हो, वह अधिकतम आवेश को अपना ग्रहण करने का कोशिश करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा रहता है उनसे प्राय धातु की एक छड़ी लटकाई जाती है। इसका कारण क्या है? देखो इसके पीछे का कारण क्या है? जंजीर लटकाई जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखो इसके पीछे का सिंपल सा कारण है कि मानो एक वाहन अपना, ठीक है, ये अपना एक वाहन है, ठीक है, ओके। तो इसके अंदर मानो इसके अंदर वो भरा हुआ पेट्रोल भरा हुआ, ठीक है, इसके अंदर पेट्रोल भरा हुआ, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल एक प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ होता है, ठीक है। देखो ये पेट्रोल भरा हुआ है तो उनमें प्राय धातु की एक जंजीर, देखो भाई ये जो इसके अंदर जो ये है ये इसीलिए वो लटाई जाती है। क्यों?
क्योंकि इसके अंदर यह है कि वाहन की बॉडी को बूस्ट संयोजित करने के लिए इसको इसीलिए किया जाता है, क्योंकि मानो अगर कल को इसके ऊपर एक बिजली पड़ गई, ठीक है, कल को इसके ऊपर बिजली पड़ गई, ठीक है, बिजली, देखो कल को इसके ऊपर बिजली वो गिर गई, तो जो ये बिजली है ये इसके अंदर उपस्थित जो पदार्थ है, पेट्रोल है, उसको पेट्रोल है उसको नुकसान ना पहुंचाए, और साथ साथ जो इसका जो ड्राइवर है उसको नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए उससे उसका जो ये उसके नीचे की तरफ इस प्रकार से एक वो लटका, क्योंकि जो इसका जो ये चार्ज है वो इससे होता हुआ जो पृथ्वी में वो चला जाएगा, ठीक है। इसलिए किया जाए क्योंकि भाई इसका जो आवेश होता है इसके ऊपर, मानो कल को कुछ भी वो हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो इसके ऊपर जो आवेश होता है वो आवेश पृथ्वी के अंदर वो चला जाए, इसलिए ये क्या। और दूसरी बात ये है कि ये हमेशा मेटल की बनी होती है, ये मेटल की इसीलिए बनी होती है क्योंकि जो मेटल होता है वह विद्युत का चालक होता है, और जो विद्युत का अगर वो चालक है, इसीलिए ही जो इसके ऊपर जो आवेश है वो इसी से होता है पृथ्वी में जाएगा। अगर ये धातु का न होगा, अगर ये अधातु का होता, अगर ये धातु का न होकर अगर ये अधातु का होता, तो ये आवेश यहीं पर समाप्त हो जाता, इससे होते हुए पृथ्वी के अंदर नहीं जा पाता। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन से वो क्या समझ में आया कि सर हमें इस क्वेश्चन से ये समझ में आया कि जो धातु होती है वो विद्युतीय कुचालक होती है, ठीक है, ओके। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर धातु का पराविद्युत जो है स्थिरांक के का मान क्या होता है। कि स्टूडेंट अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो पराविद्युत पदार्थ होता है के, उसका मान घटता है। क्यों घटता है, इसके पीछे का भी कारण ये है कि मानो कि अगर मेरे पास ये एक पदार्थ पराविद्युत पदार्थ है, अगर मैं इसका ताप बढ़ा रहा हूँ तो ये पिघल जाएगा, इसका मतलब इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर किसी वस्तु अगर अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो उसके सारे गुण समाप्त हो जाते हैं, चाहे वह वस्तु चालक हो चाहे कुचालक कुछ भी हो, अगर उसका अस्तित्व समाप्त हो गया तो उसके सारे गुण समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आपके जो अगर किसी धातु का ताप बढ़ाया जाए तो उसका पराविद्युतांक जो गुण होता है वह घट जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। हाँ ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान कितना होता है। पहले बता चुका हूँ कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होता है 6.28 × 10⁻⁸ कितना 18 होता है। 18 के साथ कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये संख्या और जो संख्या होती है उसका कोई भी मात्रक विमा कुछ नहीं होता है। तो स्टूडेंट ये था आज आपने आर एस सर ने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था उसका कॉन्सेप्ट प्लस उसकी प्रैक्टिस क्लास। तो स्टूडेंट अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, अगर आपको ये मतलब कि जो क्वेश्चन वगैरह अच्छे लगे हो तो भाई इसके लिए एक लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है, और बाकी आपकी मर्जी है, इसे सपोर्ट करते रहो भाइयों, आपसे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। तो स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।